आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई नुकसान ना हो और लेटेस्ट जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशंस आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और यहाँ से डेफिनेटली सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि पिछला हम 2-3 लेक्चर जो है केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही बना रहे हैं। तो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि कितने मेथड्स हैं जिसके जरिए हम ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। दैट मीन्स ईएमएफ को डेवलप कर सकते हैं। तो दैट मीन्स व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय विच वी आर जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नॉर्मली होता क्या है, ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। तो जो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हमारा किस पे, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो ओरिएंटेशन है उस पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली बात है यही फैक्टर्स है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और जिस भी मेथड से हम फ्लक्स को चेंज करेंगे उतने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग वेरियस मेथड्स देखेंगे जिसके जरिए हम ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसी में एक लास्ट का मेथड है जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर भी कहते हैं, जो कि होता है रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो रिलेटिव ओरिएंटेशंस है इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो इसके जरिए भी फ्लक्स चेंज होगा, जिसके जरिए हम ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो एक मेथड है, जितने भी मेथड है उसमें से एक ये ऐसा इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि एसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर एसी जनरेटर का हम कंप्लीट थ्योरी, टेक्निकल थ्योरी को अगर हम स्टडी करें तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इन सारे चीजों को आज के लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली और डिटेल में देखेंगे। तो इसलिए आप लोग का ये लेक्चर मिस ना हो जाए, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर और लाइक कीजिए। चलिए, तो जैसा कि आपको बताए थे कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि एज वी नो डैट, यहां पे जो WKT लिखा हुआ है उसका मतलब होता है वी नो डैट। तो एज वी नो डैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको मैंने यहां पे हाईलाइट कर दिया है। आप देखिएगा जो वर्ड अंडरलाइन है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, यानी कि सर्किट के साथ जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसी पे हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डिपेंड करता है। दैट मीन्स सर्किट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, अगर हम उसमें चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। दैट मीन्स ईएमएफ को इंड्यूस करने के लिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद द सर्किट इज द मेन फैक्टर। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ऑलरेडी जानते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने पढ़ रखा है कि क्या होता है। सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास, फाई बी। देखिए फाई का मतलब होता है फ्लक्स, एंड कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इसलिए हमने कोडिंग के लिए बी लगा दिया। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था तो हम लोग फाई ई लगा देते थे, ऐसे लिख देते थे हम लोग फाई ई। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर फाई बी जस्ट फॉर कोडिंग पर्पस। हियर वी कैन रब दिस फैक्टर। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी ए कॉस थीटा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ए फॉर एरिया एंड कॉस थीटा, यानी कि थीटा जो है ये ओरिएंटेशन है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो वही मैंने लिखा है। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास क्या निकल गया है, अकॉर्डिंग टू द एबव फॉर्मूला फॉलोइंग आर दी मेन मेथड्स। दैट मीन्स यही
तीन मेथड्स है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। तो पहला क्या है, जैसा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कीजिए, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एरिया, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, क्योंकि एरिया किसका होगा, कॉइल का होगा। वेरी गुड। अगला पार्ट हमारे पास थीटा है, कॉस थीटा, तो हम लिखे बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन। ये जो रिलेटिव ओरिएंटेशन है इसको ध्यान से समझिएगा, बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन दैट मींस थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। बिटवीन दी हम यहां पे द लगा सकते हैं, बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इन द एरिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का अगर हम ओरिएंटेशन को चेंज कर दें तो उसके जरिए भी हमारा क्या होगा, ये फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स हमारा चेंज हो जाएगा, और जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो यही तीन मेथड्स है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दैट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कर सकते हैं हम लोग, जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इस तीन मेथड को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखते हैं, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए देखते हैं। तो लेट अस वी कैन डिस्कस फर्स्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम रब कर देते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि जो ये तीन मेथड अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसमें से सबसे वन ऑफ द फर्स्ट मेथड, यानी कि जो पहला मेथड है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास सबसे पहले क्या है, फर्स्ट मेथड कहता है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कहीं ना कहीं हम बी को क्या करेंगे, चेंज करके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को आखिर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कितने मेथड के जरिए चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि देखिए मैंने आपको इनिशियली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आपको मैं फर्स्ट लेक्चर जो एक्सप्लेन किया था तो उसमें आपको मैंने ये बताया था कि फ्लक्स को हम कैसे चेंज, मतलब जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने क्या किया था, कॉइल को रेस्ट पे रखा था, उसके साथ उसके सामने मैग्नेट को मूव कराया था। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, मैग्नेट को रेस्ट पे रखा था और कॉइल को उसके सामने मूव कराया था। तो दोनों केस में उसने देखा था कि कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या हुआ था, इंड्यूस हुआ था। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द ईएमएफ, यानी कि दोनों केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड को, अब यहां पे जो मेरा टॉपिक है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलरेडी आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉइल को हमने रेस्ट पे रखा और उसके सामने क्या किया, मैग्नेट को मूव कराया। दैट मींस कॉइल हमारा स्टेशनरी है, उसके सामने हमने मैग्नेट को मूव कराया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट को हम एज ए स्टेशनरी ले लेंगे, यानी कि मैग्नेट रेस्ट पे रहेगा, उसके सामने हम कॉइल को मूव कराएंगे। और तीसरा मेथड क्या होता है, वाया रिहोस्टेट। दैट मींस एक तरह से हम कह सकते हैं करंट को वेरी करके, यानी कि जो भी नेबरिंग कॉइल होता है अगर हम उसके अंदर करंट को किसी भी तरीके से वेरी कर देते हैं तो वन ऑफ द मेथड है, या तो उसको आप एसी सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए या उस सर्किट के अंदर क्या लगा दीजिए, रिहोस्टेट लगा दिए। तो रिहोस्टेट इज वन ऑफ द मेथड बाय, क्योंकि रिहोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को रिहोस्टेट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रिहोस्टेट क्या करेगा, रेसिस्टेंस को चेंज करेगा, रेसिस्टेंस को जब तक सर्किट के अंदर रेसिस्टेंस को आप चेंज करते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट चेंज होगा। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि भाई या तो आप नेबरिंग कॉइल के अंदर करंट को वेरी करो, देन ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा, करंट चेंज होता चला जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने के बाद ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यानी कि जो नेबरिंग कॉइल है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप करंट को वेरी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम एक बार रिटन फॉर्म में लिख देते हैं। जो फर्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके जरिए आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड चेंज, फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज, ईएमएफ इंड्यूस। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, मूविंग अ कॉइल,
मूविंग ए कॉइल in front of a stationary magnet। दूसरा फैक्टर हम कह सकते हैं मूविंग a magnet in front of a stationary coil। और तीसरा मेथड क्या है हमारे पास, varying current in the neighboring coil। दैट मीन्स यहां पे हमने लिखा varying current in the that means varying current in the neighboring coil। दैट मीन्स ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया ये 3 मेथड है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, फ्लक्स को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो है उसको हम और अच्छे तरीके से समझने का कोई, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए देखेंगे। इसमें तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं था, तो डेट्स व्हाट, यानी कि दूसरा जो मेथड है इसको हम अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, जो सेकेंड मेथड है वो हमारे पास क्या है, बाय चेंजिंग द एरिया ए ऑफ द कॉइल। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले इसका मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना देता हूं, तो आई होप आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटा डायग्राम बनाता हूं, आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आई होप समझने में बहुत ही सिंपल सा चीज़ है ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर दिया, पैटर्न हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ए बी सी और डी, यानी कि ए बी सी डी। चलिए, तो ऑलरेडी आपको बता रहे थे जैसा कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसके अंदर हमने क्या किया है, एक सर्किट को प्लेस कर रखा है, या आप कह सकते हैं एक लूप को हमने रख रखा है, ठीक है। देखिए इसको समझिए, तो ए बी सी डी ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका लेंथ आप क्या ले सकते हैं, आप देखिए इसको मैं एल मान सकता हूं, और जो विड्थ है आप इसको क्या मान सकते हैं, एक्स। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखिए तो अब मान लेते हैं जैसे हमें क्या निकालना, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, यानी कि जो भी ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी सी डी, यानी कि यहां पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, लेट द रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी, ठीक है। यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमें क्या निकालना है, एरिया को हमें चेंज करना है। तो एरिया को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, एल तो यहां पे हम चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, एक्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये डीसी है, यानी कि हम एरिया को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं ताकि हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि यहां पे हमारा ये पोर्शन, यानी कि ये जो डीसी है, अगर मैं इसको मान लूं डी डैश और यहां पे इस पोर्शन को मैं मान लेता हूं सी डैश। अब देखिए यहां पे जो ये डी है और ये डी डैश है, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यानी कि कैसे हो रहा है, तो ये जो ये यहां पे कोई भी एक कंडक्टर है जो कि v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है,
मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन है करंट का। ये हमारा v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, पहले dc पोजीशन पे था, अब ये कहां पे आ गया, d डैश और c डैश पे। तो ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये मान लेते हैं स्मॉल, यानी कि dt टाइम में ये कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है dx, क्योंकि कोई भी चीज आप जानते हैं फिजिक्स का जैसा रूल है कि हम सबसे कोई भी चीज क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल पोर्शन के कारण फाइंड आउट करते हैं, और स्मॉल पोर्शन के कारण फाइंड आउट करने के बाद फिर लिमिट लेकर के कहां से कहां तक का टोटल निकालना है, तो लिमिट लेके इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल जो भी फाइंड आउट करना है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है कि ये कंडक्टर जो डीसी है वो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि dt टाइम में, स्मॉल टाइम dt टाइम में इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया, dx। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आता है, स्पीड इनटू टाइम। v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है कितना टाइम के लिए, dt टाइम के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम dt के लिए, स्मॉल टाइम। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v इंटू dt लिख सकते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD placed in the uniform magnetic field B. Suppose the arm DC moves with the velocity v in the small duration of time dt टाइम के लिए हम ले रहे हैं। तो then the distance will be dx which is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, v dt। थोड़ा इस पोर्शन को ध्यान में देखिएगा। then the distance will be dx is equal to क्या हो जाएगा, v dt। तो हमें क्या निकालना है, अब ऑटोमेटिकली आप यहां पे देखिए, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए l तो हमारा कांस्टेंट है इन दिस डायग्राम, l हमारा क्या है, सेम है, l में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जो मेरा x है वो मेरा क्या हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं l जो है ये हमारा कांस्टेंट है, बट x हमारा क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। x हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये x से क्या हो रहा है, x प्लस, यानी कि जो फाइनल, एक तरह से आप ये मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, x हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टोटल जो ब्रेथ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x प्लस डी एक्स विच विल गिव यू व्हाट, हम एक तरह से देखें तो x डैश कह सकते हैं। x प्लस डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, x डैश, यानी कि जो फाइनल हमारा b से c डैश का पोजीशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस डी एक्स आ जाएगा। तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, एरिया को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं सो इंक्रीज इन फ्लक्स विल बी, आप इसको क्या लिख सकते हो, d5, यानी कि कितना का इंक्रीज हो रहा है। तो d5 बराबर हमारे पास क्या हो गया, b इंटू, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एरिया को da लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, b इंटू स्मॉल एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, da इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारे पास क्या है l इंटू विड्थ हमारे पास क्या है v dt, क्या है हमारे पास v dt, यानी कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप यहां पे एक काम कर सकते हैं, डॉट ही लगा देता हूं।
B बराबर L इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास VDT। तो आई होप यहां से आपको समझ में आ गया। ओके तो अभी आपने देखा कि ऑलरेडी हमने क्या बताया था, सो इंक्रीज इन फ्लक्स विल बी, यानी कि डी फाई हमारे पास क्या हो जाएगा BLV dt, जिसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे डी फाई, दिस इंप्लाइज डी फाई इज इक्वल टू BLV dt, यानी कि अगर हमारे पास डी फाई मिल गया BLV dt, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कि लूप के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका मैग्नीट्यूड हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसको हम रफ करते हैं। यानी कि डायरेक्ट हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced EMF, hence the magnitude of the induced EMF in the loop will be, तो यानी कि हम induced EMF का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो we know that already magnitude of induced EMF is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास d phi by dt, this implies mod of EMF is equal to हम क्या लिख सकते हैं, d phi के जगह पे हमारे पास क्या वैल्यू आया था, अभी तुरंत हमने देखा था, d phi के जगह हम क्या लिख सकते हैं BLV dt अपॉन dt। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा BL। आर यू गेट माय पॉइंट और नॉट? तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, यानी कि बाय चेंजिंग द एरिया, यानी कि हमने एरिया को इंक्रीज करके जो फ्लक्स को इंक्रीज किया, दैट मींस कहीं ना कहीं हमने एरिया को क्या किया, चेंज करने के बाद फ्लक्स को चेंज, एरिया चेंज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो हमने एरिया को चेंज करके कैसे ईएमएफ को इंड्यूस किया, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी उस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ बाय चेंजिंग द एरिया, दैट इज द मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज इक्वल टू BLV, V फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L फॉर लेंथ, और V उस आर्म का जो कंडक्टर उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था V वेलोसिटी के साथ, उसका ये क्या है, वेलोसिटी है। अब रही बात कि जो भी इंड्यूस्ड करंट है उसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, फ्लेमिंग्स का अगर हम राइट हैंड रूल को यूज करें, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम इंड्यूस्ड करंट का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो ये हमारा क्या देगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दे देगा लेकर के। तो ऑटोमेटिकली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या, यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे नोट करके आप लिख भी सकते हैं, मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल we can find out the direction of induced current। बड़ा सिंपल सी बात है, यानी कि देखिए एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे कितने बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, कहाँ पे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ये बड़ा थोड़ा सा स्टूडेंट यहाँ पे पजल हो जाता है इसको लेकर के कि सर कहीं पे हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड लगा देते हैं, कहीं पर राइट, ये समझ में आता है। तो कहाँ पे लेफ्ट लगाना चाहिए, कहाँ पे राइट हैंड का रूल लगाना चाहिए, इसको मैं आज आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल वहां यूज किया जाता है जहां पे किसी चार्ज पार्टिकल का मूव होता है, मोशन होता है। जैसे मान के चले किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल का मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है, तो उसके वजह से जो करंट डेवलप हो रहा है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज कर, जैसे आपको उसके लिए हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर, जैसा कि हमने मोशनल ईएमएफ बाय यूजिंग लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो वहां पे क्या हो रहा था, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था
उसके वजह से जो कंडक्टर के अंदर करंट डेवलप हुआ, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज किया था। लेकिन अगर कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो वहां पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, जो कंडक्टर था, जो आर्म सीडी था, उसके मोशन की वजह से, जो वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जिसकी वजह से एरिया चेंज हो रहा था, एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा था, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, तो यहाँ पे कंडक्टर के मोशन के कारण यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर, जो आर्म मूव कर रहा था, उसके मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज होने की वजह से हमारा क्या हुआ? ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इस केस में इसके इंड्यूस्ड करंट को, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज का मोशन हो रहा है, उसके कारण जो करंट डेवलप हो रहा है, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। और कोई कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो दैट मींस एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो करंट डेवलप होगा, उस करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर देखा जाए, तो एज पर द डायग्राम अगर देखा जाए, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप लिख भी सकते हैं, डायरेक्शन में यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? आप अगर फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। चलिए, तो ऑलरेडी हमने दो मेथड जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मेथड था, उसका हम दो मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तीसरा मेथड है। तो तीसरा मेथड क्या था हमारे पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो तीसरा मेथड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो ओरिएंटेशन होता है, उसको चेंज कर देते हैं। तो उस ओरिएंटेशन के चेंज होने की वजह से क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ क्या हो जाता है? इंड्यूस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर भी कहते हैं। यानी कि जनरेटर का जब आप टेक्निकल वर्किंग पढ़िएगा, तो उसमें यही चीज होता है कि हम वहां पे ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। जैसे आप रोटेट होते रहता है ना, आप देखिएगा इसका एक डायग्राम है जिसमें रोटेशन को अलग अलग एंगल पे दिखाया गया है। जैसे आप एसी करंट के अंदर देखते हैं ना, फेज चेंज होता है, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड वेरी करता है। वेरिंग करंट मैग्नीट्यूड को वेरिंग करते हुए क्या होता है? फ्लो होता है। तो यही चीज होता है यहाँ पे, ओरिएंटेशन जैसे जैसे थीटा का चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और करंट क्या होता रहेगा? इंड्यूस होता रहेगा, मतलब करंट डेवलप होता हुआ रहेगा। तो उसका आप किसी भी बुक में भी देख सकते हैं, हर एक रोटेशन के साथ उसका डायग्राम दिया गया। वैसे हम कोशिश करते हैं इसका जो फ्रंट पेज होगा, उस पे हम उस फोटो को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ताकि आप उस फोटो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इसके टेक्निकल कंटेंट पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो एज पर दी डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि मेंशन है, ये हमारा पैटर्न होता है। ये जो सीधे स्ट्रेट लाइन देते हैं, एरो के साथ पॉइंटिंग करते हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है स्केच करने का। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर लूप को ले लिया, या रेक्टेंगुलर कॉइल को ले लिया है, PQRS। ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कोई भी चीज है, और ये हमारा क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एरो यहाँ पे पॉइंटिंग है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, ये रखा हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। तो ये कॉइल है, इसी का जब ये रोटेट करेगा तो इसका ओरिएंटेशन कैसे चेंज होगा, उसको हमने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, पहले कॉइल ऐसे था, अब ये कॉइल थीटा एंगल पे क्या हो गया? टर्न हो गया, टर्न हो गया है। अब ये कॉइल पहले यहाँ था, अब ये कॉइल यहाँ पे आ गया, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से इसका ओरिएंटेशन कितना आ गया? थीटा। यानी कि ये हमने क्या लिखा है? ये हमने यूनिट वेक्टर, सॉरी, एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रखा हूं। तो यहाँ पे भी देखिए ओरिएंटेशन इसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो ओरिएंटेशन है, यानी कि एक तरह से रिलेटिव ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज, फ्लक्स चेंज, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द कॉइल PQRS
rotates in the uniform magnetic field B, uniform magnetic field B vector with the angular velocity ओमेगा। इस चीज को ध्यान रखो, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टर्न्स with an angle theta in time t. So theta is equal to what we can write here, omega t. थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। कहीं ना कहीं ये हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब हम जानते हैं, सो या हम लिख सकते हैं नाउ, या लिख सकते हैं सो दैट द फ्लक्स विल बी, फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई जो होता है वो हमारे पास बी ए कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा हमारे पास बी ए कॉस ओमेगा टी। तो दिस इंप्लाइज जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको ऊपर ही लिख देते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पे तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लक्स हुआ वो कितना हो गया, फ्लक्स हमारे पास दिस इंप्लाइज जो फ्लक्स आया वो हमारे पास आ गया बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फ्लक्स आ गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ये फ्लक्स चेंज होने के वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, किसके अंदर, कॉइल के अंदर हो रहा है। तो सो दैट द ईएमएफ induced in the coil will be, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, फ्राइडे के लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें, फ्राइडे का सेकंड लॉ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब यहीं से थोड़ा ध्यान देखिएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी फाई के जगह पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो यहीं पे थोड़ा सा इसको खोल देते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। वैसे भी आपको मैं बता देता हूं, अच्छा रहेगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस बी ए, ऑटोमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी, थोड़ा सा मैं एक्स खोल देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा, डी कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू, अब डी कॉस ओमेगा टी डी टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस बी ए, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हम अरेंज करके लिख देते हैं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमें यहाँ पे वैल्यू मिला, ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखा जाए तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी व्हिच इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ उसका ये क्या है, वैल्यू है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। लेकिन ऑलरेडी ये दिख रहा है ये कितना टर्न के लिए, यहाँ पे तो हमने जो कॉइल लिया था, जो लूप लिया था, वो कितना लूप लिया था, सिंगल लूप लिया था, यानी कि दिस एक्सप्रेशन विल गिव यू फॉर सिंगल टर्न।
यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर सिंगल टर्म, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस फॉर n टर्म्स। अगर आप मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने कितना ले लिया n, तो n टर्म्स के लिए अगर आप वैल्यू लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, EMF इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, यानी कि हमारे पास ये फाइनल EMF क्या हो गया। अब कितना भी नंबर ऑफ टर्न्स हो, जो भी नंबर ऑफ टर्न्स होगा यहाँ पे इंस्टेड ऑफ n यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर एंड गेट इट आउट द आंसर। सो हमारे पास n टर्न्स के लिए जो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए इस रिलेशन को थोड़ा सा हम गौर करेंगे, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए कैसे इसको हम पीक EMF के टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं ना एक एक्सप्रेशन होता है, ये हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस EMF है, ये हमारे को क्या देता है, इंस्टेंटेनियस EMF। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो सिमिलरली हम जो इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास EMF इज इक्वल टू आ गया NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो हम दिस इंप्लाइज EMF इज इक्वल टू इस पूरे टर्म को किससे इक्वेट कर सकते हैं, E नॉट भी से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है, ये एक एक्सप्रेशन आ गया EMF इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसी चीज को हम फर्दर किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं E नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, कंक्लूजन निकल गया ये कि जो ई पीक EMF है इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, NBA ओमेगा। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर यहाँ पे E नॉट दिया हुआ है और यहाँ से डिफरेंट पैरामीटर को फाइंड आउट करते हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि यानी कि पीक EMF जो है वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, NBA ओमेगा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं EMF इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ऑलरेडी हम इसको इक्वेट कैसे करेंगे, इंस्टेंटेनियस EMF का एक्सप्रेशन क्या होता है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऑटोमेटिकली ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी, अब ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, पीक EMF। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे EMF इज इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू इस पूरे टर्म को अगर पीक EMF लेते हैं तो E नॉट साइन ओमेगा टी, तो E नॉट का वैल्यू यानी कि जो पीक EMF है उसका वैल्यू क्या आ गया, NBA ओमेगा। ठीक है, हेंस इसी एक्सप्रेशन को हम डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, देखो EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन, अब ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी। ठीक है, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख सकते हैं। तो E नॉट साइन, अब ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी इंटू टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई बाय टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ टी। यानी ये चीज, यही एक्सप्रेशन किसके टर्म में आ गया, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। किसके टर्म में आ गया ये हमारे पास एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। तो आपको क्या क्या चीज इस लेक्चर में ध्यान रखना है, सबसे पहला एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया ये, यानी कि कहीं ना कहीं मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, किस पॉइंट को दिमाग, न्यूमेरिकल जो पूछेगा वो कहां से पूछेगा, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा। और यही कॉन्सेप्ट को हम, सिंपल सी बात है, इसी ये जो टेक्निकल मैकेनिज्म आप पढ़े, यही टेक्निकल मैकेनिज्म हमारा क्या आ रहा है, थ्योरी ऑफ एसी जनरेटर। यानी कि एसी जनरेटर का जो टेक्निकल थ्योरी है वो यही चीज है, यही हमारा टेक्निकल थ्योरी है एसी जनरेटर का। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, तीसरा इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और चौथा इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, ध्यान में, यानी कि जितना भी स्टार लगा हुआ है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये चार एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। मैं यहाँ पे इस पोर्शन को थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है, ये तो आपको पहले ही समझा रखा था। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में देना है। तो ये फ्रीक्वेंसी का टर्म में भी एक्सप्रेशन क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस EMF इज इक्वल टू पीक EMF साइन 2 पाई एफ टी।
तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करके इस चीज को समझाने का कोशिश किया है। फर्दर अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे हम आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। और अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए।